June 1984, Operation Blue Star. Was the operation well planned and well executed? Did the army misjudge the situation? Find out in our special series, Operation Blue Star, The Untold Story. नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्वचा से जुड़ी हुई समस्याओं की। त्वचा पर मुहासे, झाइयाँ, रैशेस, दाग, धब्बे, झुर्रियाँ जैसी ऐसी कई समस्याएं हैं जिनसे ज़्यादातर लोग आए दिन परेशान होते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बारिश के मौसम में दांत, खाज, खुजली, संक्रमण, नेल इन्फेक्शन जैसी कई त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। अब सवाल यह है कि बारिश के मौसम में त्वचा की देखभाल कैसे की जाए जिससे हमारी त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे। अगर आप भी त्वचा से जुड़ी हुई किसी समस्या के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें 01725043-863, 01725043-865 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से डर्मेटोलॉजिस्ट और एसएमओ डॉक्टर संदीप साहनी। डॉक्टर संदीप, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर संदीप, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बीच में बारिश भी हो रही है, तो इस दौरान किस तरह की त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलती हैं? बेसिकली गर्मी के मौसम में ज़्यादातर और इस बारिश के मौसम में ज़्यादातर जो हमारे पास मरीज आते हैं, पेशेंट्स ज़्यादातर तो हैं, एक तो है कि जो इन्फेक्शंस होती हैं काफ़ी कॉमन है इस मौसम में, बरसात के मौसम में, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी। फंगल इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास है जैसे दाद के मरीज काफ़ी होते हैं, फिंगल नेल इन्फेक्शन के पेशेंट्स, एथलीट फुट, धोबी इच वगैरह के पेशेंट काफ़ी होते हैं, टीनिया वगैरह के जिसको हम कहते हैं रिंग वर्म बोलते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास फोड़े, फिंसी वगैरह के, बॉयल्स वगैरह के पेशेंट काफ़ी होते हैं। और इसके अलावा धूप के साथ जो प्रॉब्लम होती है गर्मियों में, उसके अंदर हमारे पास है जैसे कि धूप से जो हम फोटोडर्मेटोसिस बोलते हैं, फोटोडर्मेटोसिस, जैसे कि सन टैनिंग होगी, सन बर्न हो गए हैं, धूप से एलर्जी और ब्लेमिशेस वगैरह के पेशेंट काफ़ी होते हैं। और इसके अलावा कई लोगों के जो एक्ने पिंपल वगैरह है वो भी इससे गर्मी के साथ बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो एक्जिमा वगैरह के कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के पेशेंट हैं, एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के, वो भी काफ़ी हो जाते हैं, एक्जिमा के पेशेंट होते हैं हमारे पास। और इस तरह के इवन घुमोनिया के पेशेंट होते हैं, मलेरिया जिसको हम बोलते हैं, घुमोनिया के पेशेंट, पित्त वगैरह, वो भी इन दिनों में काफ़ी कॉमन है। जी, आपने इतनी सारी समस्याएं बताई, शुरुआत धूप से ही करते हैं कि धूप से जो टैनिंग की समस्या होती है उसके लिए आप क्या सुझाव देते हैं अपने पेशेंट्स को? टैनिंग के लिए हम बेसिकली धूप से बचने की हम राय देते हैं पेशेंट को। मैक्सिमम उनको धूप को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बाहर निकलें वो तो छाता वगैरह लेके निकलें और अपने को मैक्सिमम कवर करके निकले पेशेंट इतनी ज़्यादा गर्मी में, धूप में। और जो ब्रॉड ब्रिम्ड हैट होती है, जो बड़ी वाली टोपी है, वो पहने। किसी तरह में उनको शेड में, मैक्सिमम पेशेंट को शेड में रहना चाहिए। और इसके अलावा पेशेंट को सनस्क्रीन, एम्पल सनस्क्रीन यूज़ करने चाहिए। उसको कोई भी मतलब कि अच्छे वाला सनस्क्रीन जिसका SPF कम से कम 15 या 30 के उससे ज़्यादा हो, वो वाला सनस्क्रीन उसको यूज़ करना चाहिए पेशेंट को। इवन उसको अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट A से जो प्रोटेक्ट करे पेशेंट को, वैसे सनस्क्रीन यूज़ करने चाहिए। और सनस्क्रीन के एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए। जैसे भी सनस्क्रीन अप्लाई करना, उसका असर आधे पौने घंटे बाद शुरू होता है एक बार अप्लाई करने के। तो पेशेंट को बाहर निकलने से आधा पौना घंटे पहले अप्लाई कर लेना चाहिए। और उसके बाद उसको एवरी 3 आवर्स, एक सनस्क्रीन का असर मैक्सिमम 2.5-3 घंटे के लिए रहता है, तो एवरी 3 आवर्स उसको रीअप्लाई करना चाहिए। और पेशेंट को उसकी थिक लेयर अप्लाई करना चाहिए सनस्क्रीन की ना, क्योंकि अगर थिन लेयर लगाएगा पेशेंट तो उसको प्रॉपर सन प्रोटेक्शन नहीं मिलती। और इसके अलावा पेशेंट को जब भी कभी अगर स्विमिंग वगैरह करते हैं, पसीने वगैरह से कई बार सनस्क्रीन उतर जाते हैं, तो वो उसको दोबारा रीअप्लाई कर लेना चाहिए। और जो भी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए उसमें मतलब कि ऐसा होना चाहिए जो नॉन कोमेडोजेनिक हो, जिससे पिंपल वगैरह ना हो पेशेंट को, और जो थोड़ा बहुत पानी को सह सके। जी, जैसे आपने कहा है कि जो सनस्क्रीन क्रीम वही लोग लगाएं जिन्हें पिंपल ना हो, तो जिन्हें पिंपल वगैरह है क्या उन्हें सनस्क्रीन क्रीम नहीं लगाना चाहिए? जो पिंपल जिनको होते हैं उनको हम लोशन बेस्ड सनस्क्रीन नहीं प्रिस्क्राइब करते, उनको हम एडवाइस करते हैं कि उनको जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, या फिर जो टिपिकल कैलामीन जिंक ऑक्साइड वाले सनस्क्रीन है वो यूज़ करना चाहिए, जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करने, ताकि उनकी स्किन बेसिकली पिंपल होते हैं ऑयली स्किन में ज़्यादा होते हैं, तो लोशन बेस्ड सनस्क्रीन से स्किन में ऑयलीनेस थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर वो जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करेंगे उससे उनका पिंपल भी नहीं बढ़ेंगे और उनको फोटो प्रोटेक्शन भी मिलेगा उसके साथ। कई बार लोग बिना डॉक्टरी सलाह के भी सनस्क्रीन क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो
हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मेरा नाम विनोद है, मैं शिमला से बोल रहा हूँ। जी विनोद जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम मेरी वाइफ को ना अभी कुछ दिनों से काफी खारिश हो रही है बॉडी में ना। जी। हाँ जी। तो मतलब रात में काफी बढ़ जाती है, पैरों के नीचे काफी खारिश हो रही है और कुछ ही टाइम से है मैम ये ना। जी जी जी। हाँ जी। पैरों के नीचे खारिश होने के कई रीज़न होते हैं। उसमें है कि अगर ज़्यादा पेशेंट अगर ज़्यादा साबुन वगैरह का इस्तेमाल करे इस मौसम में, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है सोप वगैरह से, इवन फुटवियर डर्मेटाइटिस हो सकता है। अगर कोई नया जूता पहनते हैं तो उसके साथ भी एलर्जी हो जाती है। तो इन बात का पहले तो प्रॉपर डायग्नोज करना पड़ेगा कि उनको किस चीज़ से खारिश हो रही है, कि उनको कहीं फुटवियर से एलर्जी हो रही है या फिर कहीं सर्फ साबुन वगैरह से उससे उनको एलर्जी हो रही है, या फिर कई बार जो पैरों में खारिश होती है वो फंगल इन्फेक्शन के साथ भी हो सकती है। अगर ज़्यादा बंद जूती डालते हैं, जब बार बार गीले रखते हैं पैर, उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाती है तो उसके कारण भी खारिश हो सकती है। उसका प्रॉपर डायग्नोज करके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जा सकता है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे हम बात कर रहे थे सनस्क्रीन क्रीम के बारे में कि किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग बिना डॉक्टरी सलाह के भी बाज़ार में बहुत सारे इस तरह के क्रीम उपलब्ध हैं, उसे लगा लेते हैं, कितना सही है? बेसिकली सनस्क्रीन जो भी कोई लगाते हैं उससे पहले उसकी थोड़ी टेस्टिंग कर लेना चाहिए। उसको कान के पीछे कोई भी हिडन प्लेस में 2-3 दिन के लिए अप्लाई किया जाता है। एक बार सनस्क्रीन को अप्लाई करके जो भी एलर्जी आनी होती है तो विद इन 2-3 डेज आ जाती है। पहले तो कान के पीछे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसको कहीं सन एक्सपोज पार्ट पे, थोड़े पार्ट पे अप्लाई करके देख सकते हैं कहीं उससे एलर्जी तो नहीं हो रही है। जी। तो अगर वो एलर्जी नहीं करता और उसमें एसपीएफ, जैसे मैंने पहले बताया कि उसका 15 to 30 एसपीएफ होना चाहिए, उसको यूवीए प्रोटेक्शन भी देना चाहिए, और उससे नॉन कोमिडोजेनिक होना चाहिए सनस्क्रीन, उससे पिंपल वगैरह नहीं होने चाहिए, और उसके अलावा वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए सनस्क्रीन। ऐसा कोई भी सनस्क्रीन यूज़ किया जा सकता है। डॉक्टर, कुछ और कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। जी हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम सन्नी गुप्ता हुआ, झारखंड से बोल रहा हूँ मैं। जी सन्नी जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मैं कोई भी क्रीम लगाता हूँ तो चेहरे में पिंपल्स आ जाते हैं, क्यों? क्रीम नहीं लगाता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ, बस क्रीम यूज करता हूँ तो मेरे चेहरे में पिंपल्स हो जाती है। जी। जिस पेशेंट को क्रीम लगाने से, बेसिकली क्रीम्स कई तरह की होती हैं। एक तो होती है ऑयल बेस्ड क्रीम्स होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया लोशन या ऑयल बेस्ड क्रीम्स होती हैं, उनसे स्किन की ऑयलीनेस बढ़ती है और उससे पिंपल ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं। जिनको पिंपल होते हैं वो जेल बेस्ड क्रीम यूज़ कर सकते हैं या फिर कैलामिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसी क्रीम के साथ जेल बेस्ड होएगी या फिर जो कैलामिन बेस्ड लोशंस हैं उनसे उनको पिंपल नहीं होंगे। जी डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मनप्रीत सिंह सठियाले से बोलते हैं, अमृतसर जिले से। जी मनप्रीत जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर संदीप से। मैम ऑयली स्किन है, कील एक से बाद एक हटते ही नहीं है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? जी। बेसिकली जिसको ऑयली स्किन है, कील वगैरह होते हैं, जिसको हम ब्लैक हेड, वाइट हेड, जो कॉमिडोन्स बोलते हैं, तो बेसिकली ऑयली स्किन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि दिन में 2-3 बार फेस वॉश करना चाहिए किसी सोप के साथ ना, उसके साथ, ताकि फेस ऑयल फ्री रहे, डर्ट फ्री रहे, उसमें इन्फेक्शन ना हो फेस के अंदर। और इसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फेस को बार बार नहीं धोते रहना चाहिए। अगर कई बार दिन में 2-3 बार से ज़्यादा धोएंगे ना, हम बार बार धोएंगे, उससे फेस में रीबाउंड ऑयलीनेस आ जाती है। जी। तो सोप से प्रॉपर्ली 2 बार फेस को वॉश करना चाहिए। और इसके अलावा अपने डॉक्टर से, किसी भी डॉक्टर को आप दिखा के अपना परामर्श ले सकते हैं, किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके, क्योंकि पिंपल की कई तरह की वैरायटी होती है। इसमें इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, मतलब कि जैसे ये बता रहे हैं कि इनके कॉमिडोनल कील वाले एक्ने हैं, ठीक है कि नहीं। अकॉर्डिंगली डॉक्टर इनकी स्किन टाइप के हिसाब से प्रॉपर इनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे खाने की या लगाने की, उससे ये अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जी डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं करण सिंह बोल रहा हूँ, दौसा से। जी करण सिंह जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर संदीप से। सर हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मैं करण सिंह बोल रहा हूँ सर। ये मुझे लास्ट ईयर गर्मियों के अंदर सर ये एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम आई थी, और सर इस साल ये गर्मियों के अंदर मुझे प्रॉब्लम होती है। आपको दोबारा एक बार रिपीट करेंगे? एक्ने और पिंपल की एक्ने और पिंपल गर्मियों में होते हैं आपको क्या? जी। अच्छा अच्छा। तो कई बार जो गर्मी से एक्ने पिंपल होते हैं उसमें ऐसे है कि आपको एक तो धूप से बचना चाहिए। कोई ना, जैसे कैलामिन लोशन या सनस्क्रीन जेल मैंने जैसे बोले हैं, वैसे आपको
यूज़ करने चाहिए। फेस को 2 बार अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए और अपने किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के वहाँ पे अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए आपको। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद करण जी। डॉक्टर, त्वचा से जुड़ी समस्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे ब्लेमिशेस वगैरह, झाइयाँ वगैरह चेहरे में गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं? अगेन ब्लेमिशेस के लिए जो भी स्किन में कोई पिगमेंटेशन है उसके लिए हमें धूप लाइट से बचना पड़ेगा। बेसिकली धूप में जो UVA अल्ट्रावायलेट A जो कंपोनेंट होता है उससे स्किन की टैनिंग होती है, तो उसको बचने के लिए अगेन जैसे हमने पहले ही बताया है कि किसी भी तरह की जो हमें धूप से बचने के लिए कोई ब्रॉड हैट यूज़ कर सकते हैं, हम छाता यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर बॉडी को कवर कर सकते हैं, और इसके अलावा हम सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर ब्लेमिशेस वगैरह हैं उसके लिए स्किन लाइटनिंग क्रीम आते हैं एक, तो स्किन लाइटनिंग क्रीम कोई भी पेशेंट को ब्लेमिशेस हैं वो अपने डॉक्टर को से परामर्श कर सकता है, वो उसको दिन में सनस्क्रीन और रात को स्किन लाइटनिंग क्रीम वगैरह दे देते हैं। स्किन लाइटनिंग क्रीम से स्किन के जो ब्लेमिशेस हैं वो दूर हो जाते हैं। जी। स्किन लाइटनिंग क्रीम अकॉर्डिंग टू पेशेंट की स्किन टाइप के हिसाब से वो सनस्क्रीन और स्किन लाइटनिंग क्रीम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर। डॉक्टर, कुछ और कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? गगनदीप शर्मा पंजाब से जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर संदीप से। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी। डॉक्टर साहब, मैं कलर जो भी लगाता हूँ ना दाढ़ी पे, मैं हाँ जी। दाढ़ी पे जो भी कलर लगाता हूँ हाँ जी। हाँ जी। तो रक्षण का होता है, क्या बात है? देखो, आपको बेसिकली कलर के अंदर ना एक केमिकल होता है, जो भी ब्लैक कलर होता है, चाहे कोई ब्लैक कलर है, चाहे काली मेहंदी वगैरह है खादी की जो भी है, उसके अंदर एक ब्लैक कलर होता है, PPD बोलते हैं उसको, पैराफिनाइल डाइमीन। तो वो केमिकल कई बार पेशेंट को जब एलर्जी करना शुरू करता है तो उसको कोई भी जो भी कलर लगाएगा जिसमें ब्लैक कलर होएगा, वो PPD केमिकल होएगा, वो भी डाई उसको एलर्जी करती है। तो उसको बचने के लिए सबसे बेस्ट तो है प्रिवेंशन, है कि आप डाई अप्लाई ना करें, ठीक है कि नहीं। अगर आप अप्लाई करना ही चाहते हैं तो उसके लिए या तो कुछ वेजिटेबल बेस्ड डाई आजकल अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो यूज़ की जा सकती है, या फिर जो हरी मेहंदी है वो यूज़ कर सकते हैं आप। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, बारिश के मौसम में रिंग वर्म की समस्या के बारे में आपने कहा है कि इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, तो ये समस्या क्या है? रिंग वर्म बेसिकली इसको हम दाद भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली तो फंगल इन्फेक्शन है जो मतलब कि ह्यूमिडिटी, ज़्यादा नमी के कारण और ज़्यादा गर्मी के कारण होती है, और ज़्यादातर ये बॉडी फोल्ड्स के अंदर होती है, बॉडी ग्राइन फोल्ड में हो जाती है, जैसे जिसको हम इसको धोबीच भी कहते हैं। अगर ये जो रिंग वर्म की जो फंगल इन्फेक्शन है ये अगर पैर में होती है, जैसे एथलीट्स होते हैं उनकी पैरों की उंगलियों के बीच में चमड़ी गलनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे फंगल हो जाती है, क्योंकि उनके जूतों के अंदर पसीना काफ़ी आता है, हवा नहीं लगती उनके अंदर, तो उसके अंदर उनकी स्किन मैसरेटेड हो जाती है और वहाँ पे गर्मी से नमी से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। अल्टीमेटली फंगल इन्फेक्शन नेल में भी हो सकती है। नेल में एक इसका स्टोर रहता है फंगल इन्फेक्शन का, तो उसके लिए नेल के लिए तो काफ़ी लंबी दवाई करनी पड़ती है, तब वो जाके 6 महीने साल में या 3 से 6 महीने में जाके ठीक होती है। बट ये है कि जब तक नेल में इन्फेक्शन रहता है तो बार बार बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन फंगल का हो सकता है, री इन्फेक्शन होता रहता है। इसके लिए जो भी कपड़े वगैरह हमारे उसको अच्छी तरह से मतलब कि साफ़ करने चाहिए कपड़े वगैरह, नहीं तो उससे फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। डॉक्टर, रिंग वर्म और एथलीट फुट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि किस तरह की समस्या है, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? रिंग वर्म और एथलीट फुट में जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये हॉट और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में होता है, जैसे ज़्यादा नमी हो ज़्यादा गर्मी हो उससे होता है। तो इसके लिए बचने के लिए एक तो हमें नमी और गर्मी से बचाना पड़ेगा। ज़्यादातर बॉडी फोल्ड्स में होती है जैसे प्रॉब्लम मैंने बताया, रिंग वर्म होगी या एथलीट फुट होगी। तो जो एथलीट फुट के लिए हम पेशेंट को प्रिकॉशन देते हैं कि एक तो है कि फंगस, जो उनके पुराने जूते हैं उनमें फंगस रह जाता है एलिमेंट ना, एक तो जूते उनको चेंज कर लेने चाहिए। सॉक्स यूज़ करते हैं तो रूटीन में उनको डेली अच्छी तरह वॉश करना चाहिए सॉक्स को। और इसके अलावा उनको जो है पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि वो सैंडल स्लीपर वगैरह ज़्यादा यूज़ करें इंस्टेड ऑफ क्लोज शूज, अगर वो जूते कम पहने। हाँ, डॉक्टर, अभी कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं करमजीत बठिंडा डिस्ट्रिक्ट से बोलती हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरी स्किन पे ना ब्लैकनेस जी है थोड़ी थोड़ी जी, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਨੇ ਖੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ, ਤੇ ਹਮ ਕੀ ਕरें? जी,
बेसिकली जहाँ पे भी ब्लैकनेस है उसके कारण मैंने बताया कि उसको बेसिकली सन प्रोटेक्शन एक देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा धूप से पड़ेगी उतना ज़्यादा डार्कनेस बढ़ेगी, ठीक है कि नहीं। बाकी ये जो कह रहे हैं, अगर उनके डॉक्टर किसी उनको स्किन स्पेशलिस्ट ने एडवाइस किया है कि उनके लीवर के कारण हो रहा है, तो उनको प्रॉपर्ली लीवर के टेस्ट कराने चाहिए और प्रॉपर एक किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को उनको कंसल्ट करना चाहिए उसके। जी डॉक्टर संदीप, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? एकविंदर सिंह जी, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट। जी आप अपना सवाल पूछिए। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। जी ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। बेसिकली गर्मियों में फोड़े फिंसियाँ आम ही होते हैं, जिसको हम बॉयल्स वगैरह बोलते हैं। तो फोड़े फिंसियाँ से बचने के लिए है कि प्रॉपर हाइजीन रखा जाए, ठीक है कि नहीं। प्रॉपर से सोप वगैरह का यूज़ किया जाए ताकि प्रॉपर हाइजीन रखा जाए, ताकि बैक्टीरिया बॉडी में ना पनपे। बेसिकली जितना भी ये हॉट ह्यूमिड वेदर होता है आजकल के, जो वेदर है, ज़्यादा गर्मी है, नमी है, उसमें बैक्टीरिया बड़ी तेज़ी से पनपते हैं, तो पसीने के कारण ये फिंसी वगैरह हो जाती है। उसके लिए एक तो बॉडी की सफाई का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, और इसके अलावा आपको अपने किसी स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर आपको लगाने की, खाने की दवाई बताएंगे, जिससे आप इससे छुटकारा पा सकते हो। डॉक्टर संदीप, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं संदीप गोयल बोल रहा हूँ जी, रोहतक हरियाणा से। जी संदीप जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा सवाल ये है कि मैं जैसे ही अपने टेम्परेचर थोड़ा चेंज होता है जी तो मुझे मेरे शरीर पे दाफड़ हो जाते हैं, लाल रंग की इचिंग होती है बड़ी जबरदस्त, और शरीर सारा गर्म हो जाता है। जी ऐसे हैं जो टेम्परेचर से धफड़ होते हैं, उसको हम जैसे छपाकी बोलते हैं आम लैंग्वेज में, इसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो इनको टेम्परेचर चेंज से जब अर्टिकेरिया हो रहा है तो इनको एक तो टेम्परेचर चेंज को अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा एंटी एलर्जिक मेडिसिन, एंटी हिस्टामिनिक वगैरह आते हैं, तो ये किसी भी डॉक्टर को अपने को दिखा के, स्किन स्पेशलिस्ट को, उससे ये अपनी वो ड्रग प्रिस्क्राइब करा सकते हैं, जिससे इनको इससे छुटकारा हो सकता है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि गर्मियों में होने वाली समस्याओं के बारे में बहुत सारे कॉलर ने भी कहा है कि उन्हें घमौरियाँ हो जाती हैं, उन्हें बहुत सारी बॉयल्स हो जाती हैं, या फिर गर्म ठंडा में भी उनको स्किन की एलर्जी होती है। इसके अलावा इन्फेक्शन भी बहुत होती हैं बारिश के मौसम में, तो इन्फेक्शन से कैसे बचना चाहिए? ऐसे है कि इन्फेक्शन, एक तो फंगल इन्फेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो इन्फेक्शन के लिए मेन तो है कि बॉडी का हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बॉडी को एक तो है कि पसीना वगैरह ज़्यादा होता है तो उसको एक तो ड्राई रखना चाहिए बॉडी को मैक्सिमम इस मौसम में, और सेकेंडली है कि गर्मी से ज़्यादा बचना चाहिए, पसीने से और धूप से उनको गर्मी से बचना चाहिए, और बॉडी का हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन के मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर फुटवियर से हो रही है तो जूते की बजाय चप्पल सैंडल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ताकि प्रॉपरली हवा लगती रहेगी। मतलब कि पेशेंट को मिनिमम क्लोथिंग यूज़ करनी चाहिए, और खुले टाइट क्लोथिंग नहीं यूज़ करना चाहिए। बेसिकली जो टाइट कपड़े हैं या उसके साथ क्या होता है कि पसीना अंदर सूखता नहीं है। अगर खुले क्लोथ डालेगा, खुले जूते वगैरह डालेगा पेशेंट, तो उससे उसको हवा लगती रहती है, पसीना साथ के साथ सूखता रहता है, उसके साथ उसको जो ये इन्फेक्शन है पसीने के कारण, फंगल या बैक्टीरियल, उससे थोड़ा राहत मिल जाती है। छोटे बच्चे हैं, उनकी त्वचा बहुत नाजुक होती है, उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? बेसिकली अगेन छोटे बच्चों को भी गर्मी से हमें मैक्सिमम बचाना चाहिए उनको, क्योंकि गर्मी के साथ घमौनिया वगैरह, जिसको हम पित्त बोलते हैं, घमौनिया बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको मलेरिया बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है गर्मी के साथ। तो छोटे बच्चों को भी मैक्सिमम गर्मी से बचाना चाहिए, अपने आप को धूप से बचाना है। धूप से सनबर्न वगैरह हो सकते हैं, सन एलर्जी हो सकती है बच्चों को, तो उससे बचाना चाहिए। और मैक्सिमम बच्चों को या बड़े को, सभी को गर्मी से बचने के लिए मैक्सिमम लिक्विड्स यूज़ करने चाहिए, ठंडे जो पेयजल वगैरह है वो यूज़ करने चाहिए मैक्सिमम। डॉक्टर संदीप, कुछ और कॉलर भी जुड़ गए हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं जलंधर से नीतू बोल रही हूँ। जी नीतू जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरी 11 साल की मैम बेटी है, उसके मुंह पर चिट्टे चिट्टे थंब जैसे होते हैं ना, चिट्टे चिट्टे दाग हाँ जी। हैं, और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। साल में 1-2 बार ऐसा हो जाता है। अच्छा, चीटे निशान हो जाते हैं और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। जी मैम। जी सर। हाँ जी। ऐसे है कि जो बच्चों में ये सफ़ेद निशान आ जाते हैं, उसको हम पेट्रेसियल अल्बा बोलते हैं बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। बेसिकली ये है तो ये माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्जिमा ही होती है, एलर्जी की माइल्ड फॉर्म होती है। आम लोग की ये धारणा है कि ये कैल्शियम की कमी से होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बेसिकली स्किन की ड्राइनेस से होते हैं, ये जो सफ़ेद धब्बे होते हैं बच्चों में फेस के ऊपर। तो इसके लिए उनको मैक्सिमम मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, सोप मिनिमम, जैसे कि क्रीम बेस्ड सोप है या ग्लिसरीन बेस्ड सोप है, वो यूज़ करने चाहिए। और मैक्सिमम मॉइस्चराइज़र, जो थोड़ी मॉइस्ट स्किन है, थोड़ी गिली गिली त्वचा पे, ऊपर से मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, ताकि त्वचा की नमी उसके अंदर कायम रह सके।
और बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है, बाल झड़ने के तो कई रीज़न हो सकते हैं, उसके अंदर डैंड्रफ से भी हो सकता है, अगर बच्चे को अनीमिया है, कोई पौष्टिक तत्व की कमी है उसके कारण भी हो सकता है, या फिर कोई बॉडी पे ज़्यादा कोई स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है उसके कारण भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली वो तो उसका डायग्नोज करवाना पड़ेगा आपको कि उसको किस कारण से हो सकता है वो बाल झड़ने की प्रॉब्लम, और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करवाना पड़ेगा आपको। डॉक्टर एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? रुपेश गुप्ता, मैं बिहार से बोल जी रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी हेलो। हाँ जी। आपके पास में कालापन है और बाल उम्र होने से पहले पक चुका है जी। और शरीर में कहीं कहीं व्हाइटपन है, सादापन। जी। ऐसे है रुपेश जी कि आपकी जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है वो आपकी इनहेरिटेंस में लग रही है। जैसे कि आपने मेरे को प्रॉब्लम बताई है, एक तो कि आंखों के इर्द गिर्द काले धब्बे हैं आपके, और सिर से आपके बाल उम्र से जल्दी झड़ चुके हैं, और शरीर में कहीं कहीं वाइट बाल हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम है आपकी इनहेरिटेंस में चलती है। मैक्सिमम इनका जो रीज़न माना जाता है वो आपकी इनहेरिटेंस है, ठीक है कि नहीं। तो वो आपकी फैमिली में चलती हैं। तो काले धब्बों के लिए को ऐसे है कि काले धब्बों के लिए एक तो आप सनस्क्रीन वगैरह यूज़ कर सकते हो, अराउंड आइज जो डार्क सर्कल की बात करते हैं हम, और उसके अलावा स्किन लाइटनिंग क्रीम आप प्रिस्क्राइब करवा सकते हो अपने स्किन स्पेशलिस्ट से। और इसी तरह जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम है सिर के ऊपर से, उन्होंने कहा है बाल सफ़ेद हो गए हैं उनके। अच्छा, रुपेश बाल जी। सफ़ेद होने का अगेन है कि बाल सफ़ेद भी होते हैं, वो भी इनहेरिटेंस में होते हैं। आपकी जैसे इनहेरिटेंस है अकॉर्डिंगली उसके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। उसके लिए आजकल कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं खाने वाली, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के उससे आप प्रॉपर मेडिसिन ले सकते हो वहाँ से। जी रुपेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे आपने कहा है कि बाल जो सफ़ेद हुए हैं उसके लिए कुछ मेडिसिन भी होते हैं जिसको खाना चाहिए, तो क्या उससे जो बाल लगातार समय सफ़ेद हो रहे हैं उसमें मतलब वो थम सकती है? उससे कुछ ऐसा कुछ नॉन स्पेसिफिक मेडिसिन है जिनसे कुछ ऐसा इफेक्ट रहता है कि बाल इतनी जल्दी नहीं सफ़ेद होते, ठीक है कि नहीं। वैसे तो इनहेरिटेंस में उनके बाल सफ़ेद होने, बट ये है कि इतनी जल्दी नहीं सफ़ेद होंगे, उससे थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में डार्क सर्कल्स हैं आंखों के नीचे, तो क्या उनके बच्चों को भी होने की संभावना है? हाँ बिल्कुल संभावना है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम है, या ये जो डार्क सर्कल अराउंड आई डार्क सर्कल्स हैं इनकी प्रॉब्लम है, तो ये या फिर जो बाल्डनेस की प्रॉब्लम है सिर के ऊपर, ये मोस्टली इनहेरिटेंस में होता है ये प्रॉब्लम। जी जी। जैसे आंखों के नीचे जो काले घेरे आते हैं, क्या किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, या इससे बचने के लिए क्या कोई उपाय है? ऐसे है जो आइज के अराउंड डार्क सर्कल हैं बेसिकली तो इनहेरिटेंस में, बट इसके कुछ एसेसरी काजिज भी हैं हमारे पास जो इनको प्रभावित करते हैं। जैसे कि ज़्यादा डिम लाइट में पढ़ना, ज़्यादा रात को निगाह लगानी, डिम लाइट में निगाह लगानी, या फिर इसमें है कि ज़्यादा टेंशन होना, कुछ माल न्यूट्रिशन जैसे कि कुछ आवश्यक तत्वों की खाने में कमी होना, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सारे इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन फैक्टर्स को अगर हम अवॉइड करेंगे, प्रॉपर हम डाइट लेंगे, ज़्यादा रात को निगाह नहीं लगाएंगे, ज़्यादा कंप्यूटर के आगे नहीं बैठेंगे, ठीक है कि नहीं, तो उससे हम इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। डॉक्टर संदीप, आप हमारे स्टूडियो में आए, त्वचा से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था त्वचा से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर संदीप के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आपकी त्वचा बेदाग और सुंदर रह पाएगी। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@netnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।